पागल हुए पुतिन, बदला लेंगे गिन गिन। यूक्रेन को सख्त चेतावनी, वॉरहेड से मचेगी तबाही। पुतिन हो गए क्रुद्ध, होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS जनरल अनिल चौहान, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क नहीं होता। पाकिस्तान को दी चेतावनी, परमाणु ब्लैकमेल की धमकी से भारत डरने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला का, बीजेपी RSS का इतिहास है, वो झुकते हैं। कांग्रेस के बब्बर शेर सुपर पावर से लड़ते हैं, कांग्रेस के शेर कभी झुकते नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जैसलमेर से सरकारी कर्मचारी शकूर खान गिरफ्तार, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पंजाब के तरन तारण से एक और पाकिस्तानी जासूस गगनदीप की गिरफ्तारी, ISI जासूस को भेज रहा था ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, अब तक 34 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने प्रभावित राज्यों को मदद का दिया भरोसा। आंधी और बारिश ने बिहार में भी बरपाया कहर। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना, एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार, 24 घंटे में सामने आए 370 नए केस। मौत का आंकड़ा बढ़कर 37 हुआ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इस वक्त यूक्रेन में डर और भय का माहौल है और सवाल ये कि क्या पुतिन प्रलय लाने वाले हैं, क्योंकि अंदेशा तो कुछ ऐसा ही है। अलग अलग तरीके से परमाणु हमले की भी धमकी और ऑरेशनिक मिसाइल का भी जिक्र। रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हैं। पुतिन ने यूक्रेन में भारी तबाही की चेतावनी दी है। पुतिन के क्रोध में अब यूक्रेन जलने वाला है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे हथियार से हमला करने की धमकी दी है जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। पुतिन का कहना है कि जितनी ऊर्जा सूरज में होती है उतनी ऊर्जा वाले हथियार यूक्रेन को भस्म करके रख देंगे। पुतिन किस कदर क्रोध में जल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों पर भी हमले की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने ऑरेशनिक वॉरहेड से हमले की चेतावनी दी है, जिसकी गर्मी टारगेट पर हिट करने के बाद सूरज की गर्मी जैसी महसूस होती है। पुतिन की धमकी के बाद यूक्रेन में डर है, साथ ही तीसरे विश्व की आहट का संकेत भी। ज़ेलेंस्की का ड्रोन हमला, पुतिन का दिमाग हिला। पागल हुए पुतिन, बदला लेंगे गिन गिन। यूक्रेन को सख्त चेतावनी, वॉरहेड से मचेगी तबाही। पुतिन हो गए क्रुद्ध, होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि पुतिन पागल हो गए हैं। अब जब यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस के 5 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया तो पुतिन सच में पागल हो गए हैं। पुतिन ने खुले शब्दों में और तीखी चेतावनी भरे लहजे में यूक्रेन को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है।
पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का तरीका भी बता दिया है। ये हमला यूक्रेन में ऐसी तबाही लाएगा जो पिछले 3 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध में कभी नहीं हुआ। आखिर कैसे रूस यूक्रेन में तबाही मचाएगा? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का मन बना लिया है? क्या यूक्रेन परमाणु हमले में तबाह और बर्बाद हो जाएगा, जैसा 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था? पुतिन के अंजाम भुगतने की धमकी से यूक्रेन भयभीत हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस हथियार से हमले की धमकी दी है, उसकी गर्मी सूर्य के तापमान जितनी पहुंच जाती है। सोचिए, यूक्रेन तो ऐसे जल जाएगा कि उसकी राख तक नहीं बचेगी। व्लादिमीर पुतिन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन पर खतरनाक हमले की चेतावनी दी है। वीडियो में पुतिन ने कहा है, हमारे ओरेशनिक वारहेड्स सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं। रूस अब लक्ष्य चुन रहा है। यह लक्ष्य यूक्रेन की सीमाओं से भी परे हो सकता है। पुतिन का यह वीडियो बताया तो पुराना जा रहा है, लेकिन रशिया न्यूज ने इसे 2 जून को शेयर किया है। पुतिन की धमकी को अगर सच माने तो रूस यूक्रेन पर ओरेशनिक वारहेड से हमले करेगा। ओरेशनिक वारहेड्स रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इनमें अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। किसी भी देश के मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम को दे सकता है चकमा। बेहद तेज और सटीक हमले करने में सक्षम। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान। टारगेट पर गिरते समय तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस। इस ऊर्जा में सब कुछ राख बन जाता है। रूस ने जिस ओरेशनिक वारहेड से हमले की चेतावनी दी है, वो महाविनाश और भयानक तबाही लाने के लिए जाने जाते हैं। पुतिन ने अपने वीडियो में एक और चेतावनी दी है। कहा है, लक्ष्य यूक्रेन की सीमा से परे भी हो सकता है। तो रूस का लक्ष्य यूक्रेन से बाहर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और नाटो देश हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से ही लगातार सैन्य मदद मिल रही है। रूस के सामने अमेरिकी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन 3 साल से अधिक समय से टिका है। इसलिए वीडियो में पुतिन ने यूक्रेन को पश्चिम की कठपुतली कहकर संबोधित किया है और चेतावनी दी है कि रूस की प्रतिक्रिया निर्दयी होगी। पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की और उसके पश्चिमी आका जल्द ही पछताएंगे। हमने काफी सहन कर लिया है, अब रूस चुप नहीं बैठेगा। क्या पुतिन सच में यूक्रेन पर ओरेशनिक वारहेड से हमला करेंगे, या पुतिन सिर्फ भौकाल दिखा रहे हैं? अमेरिका और नाटो पर मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। अगर पुतिन ने धमकी पर सच में अमल किया तो फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जल उठेगी। तीसरा विश्व युद्ध ऐसी तबाही लाएगा कि शायद ही कुछ बचे, क्योंकि परमाणु हथियारों के जंग में यूक्रेन का तो जो होगा होगा ही। ना तो रूसी बचेगा और ना ही दूसरे परमाणु संपन्न बाकी देश, फिर वो अमेरिका हो या नाटो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस तरीके से पुतिन ने धमकी दे दी है, ये सीधे तौर पर चेतावनी यूक्रेन के लिए है, व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर किया, उधर रूस की तरफ से पलटवार किया गया और जो पलटवार की तैयारी अब हो रही है वो बड़ी ही खतरनाक है। ब्रिगेडियर जामवाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, पुतिन अगर अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, और अपनी पर आने के बाद में ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र हो गया, परमाणु हमले का जिक्र हो गया, और लपेटे में सिर्फ यूक्रेन नहीं, नेटो देश और अमेरिका भी। तो देखिए, बिल्कुल अभी आप देखिए जो टर्की में सो कॉल्ड पीस वार्ता चल रही थी, हमें एब्सोल्युटली क्लियर है कि रशिया का कोई इरादा ही नहीं था सीज फायर का, बिकॉज जो उन्होंने कंडीशन रखी है, हमें कि भी जितना हमने ले लिया है वो क्रीमिया 2014 में ले लिया, वो भी हमारा हो गया। उसके सिवाय जो 4 अदर बाकी रीजन, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेर्सन, मतलब जिनका तकरीबन 70% ऑलरेडी उसके कब्जे में है, दे वांट की मतलब वो नया इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, जो अपना यूक्रेन की फौज सीमित हो, नए इलेक्शन हो, मतलब ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं कि कोई इरादा ही नहीं था लग रहा है सीज फायर करने का। और अगर इरादा नहीं है, आई मीन स्पेशली आफ्टर जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसमें कि उन्होंने मतलब एक ट्रोजन हॉर्स का तरीका इस्तेमाल किया है, मतलब काफी दिन हो गए थे ग्रीस की स्पार्टन वॉर के बाद शायद ये ट्रोजन हॉर्स
ने बड़े पैमाने पे पहली बार युद्ध हुए हैं, तो ऑब्वियसली रशिया का खाली पुतिन नहीं, पूरे रशिया का पारा चढ़ा हुआ है और उसके पास वेपन सिस्टम है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर शायद ना हो क्योंकि वो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है, बट इवन शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर रशिया के पास वैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मतलब काफी तबाही ला सकती हैं, और अभी तक उसने इतनी खास यूज नहीं करी हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि इट विल स्टार्ट यूजिंग अपनी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी सस्ती भी नहीं है। मतलब इनके लिए अगर टारगेट है वो सही होना चाहिए। आई मीन छोटे मोटे फोर्स टारगेट्स को हिट करके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकलता है। मेरे को जो लग रहा है कि अब ये पर्सनली जेलेंस्की को रशिया टारगेट करेगा, ये जहां भी होगा, ये मतलब जिधर भी कीव में अंडरग्राउंड बंकर में कहां भी हो, ये वहां पे टारगेट करेंगे और पूरा फोकस इनका होगा कि जेलेंस्की को खत्म कर दिया जाए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और उसी पे फोकस अभी ज्यादा। यानी आप कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं, क्योंकि रूस पर इतना बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ, तो अब ये पर्सनल ले लिया है पुतिन ने, और सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगला हमला होगा। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, अगर अब ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र हो रहा है या परमाणु हमले तक की जाने की बात पुतिन की तरफ से या रूस की तरफ से सामने आ रही है, तो सवाल ये है कि अगर ये करना ही था तो इतने वक्त में हो सकता था, 3 साल से ऊपर हो गया है। अगर इस तरह का हमला करना था तो यूक्रेन पर पहले भी हो सकता था, यूक्रेन तो पहले भी पल भर में तबाह हो सकता था, लेकिन रह रहकर हमले, रुक रुक कर हमले, अलग अलग तरीके के हमले होते रहे, युद्ध चलता रहा। अब ये क्या वो पड़ाव आ गया है जब हम कह सकते हैं कि युद्ध का अंत होने वाला है, और साथ ही साथ यूक्रेन का भी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, और ब्रिगेडियर जामवाल साहब ने भी बहुत सही बताया कि साहब न्यूक्लियर स्ट्राइक है वो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। इसको बतौर धमकी या बतौर कोवर्शन देश आजकल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उसके जो परिणाम हैं काफी दूरगामी होते हैं। और आजकल जो युद्ध है वो 2 देशों के अंदर नहीं हो रहे हैं, ये 2 धड़ों के अंदर हो रहे हैं, 2 एक्सिस के अंदर होते हैं। आप ये देखिए, यूक्रेन और रशिया 1:5 का रेशियो है पावर का, लेकिन इसमें कौन लड़ रहा है? अमेरिका, नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो, और रशिया की लड़ाई है। तो आप जितने भी देखें मतलब युद्ध हो रहे हैं उसमें कोई एक देश नहीं लड़ रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा, लेकिन हाँ, पुतिन एक काफी मात्रा में और काफी मतलब कहते हैं कि बड़ा फियर्स अटैक यूक्रेन के ऊपर लाएंगे, खासकर उसकी जो की कैपिटल है, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, हो सकता है वो जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट करें, और जहां से उनकी जो मतलब और इस तरह के जो सेंसिटिव या हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। पुतिन को भी मालूम है कि साहब ये जो मॉरल सपोर्ट है या जो सामरिक सपोर्ट है वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों बड़ी शक्तियां खुल के इसका विरोध नहीं करती या खुल के एक दूसरे को सामने खड़ा नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन यकीनन स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये उनकी जो सॉफ्ट वैली है उसमें हिट है। क्योंकि मतलब अगर आप युद्ध के तारीख में जाएं, तो जंग की तारीख में जाएं, तो आपको सबसे मतलब एक यूनिक स्ट्राइक है जो यूक्रेन ने की है, करीब 6000 किलोमीटर अंदर जाके उसने स्ट्राइक किया है। और आप देखिए उसी की जमीन, उसी के टारगेट, वहीं ड्रोन्स रखे हुए। तो जिस तरह से आप देखिए अमेरिका पे ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, उन्हीं के पायलट, उन्हीं के हवाई जहाज, उन्हीं के टारगेट। तो तब जाके अमेरिका को पता लगा था कि साहब टेररिज्म की रेसिपी कितनी तीखी है। तो यही चीज पुतिन अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साहब ये कैसे मतलब कौन लोग उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि इतने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रेच करना और फिर स्ट्राइक करना कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का नहीं कर सकती, इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। और आप देखिए लोकल सपोर्ट उनको काफी हद तक हासिल है। अगर पुतिन जेलेंस्की को
बर्बाद करना चाहते हैं या खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अंदाजा आप लगाइए ना कि रूस में रहते हुए जिन लोगों ने यूक्रेन के इस हमले में साथ दिया होगा तो उनका क्या हश्र होने वाला होगा। जांच एजेंसियां लग रही हैं इस बात पर जांच करने के लिए कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया कि रूस के इतने अंदर तक यूक्रेन आए और फिर ये हमले कर ले। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, दो चीजें मुझे समझाइएगा व्यूअर्स के लिहाज से। एक तो ये, अगर ये धमकी सीधे यूक्रेन के लिए है तो क्या इसमें नेटो देश भी लपेटे में आते हुए दिख रहे हैं? मतलब पुतिन क्या इस युद्ध को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, जंग अब महाजंग में तब्दील हो सकती है क्या? दूसरा, ओरेशनिक जिस मिसाइल का जिक्र हो रहा है और जिसके तापमान को लेकर भी बातें हैं कि सूरज की जैसी गर्मी, मतलब क्या पल भर में राख हो सकता है क्या कोई भी देश, यूक्रेन की अगर बात करें तो? देखिए, पूरा देश अगर राख करने की बात करें तो तब तो परमाणु हथियार ही चाहिए। कन्वेंशनल हथियारों से पूरा देश एकदम राख नहीं हो सकता। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि परमाणु हथियारों का, आई डोंट थिंक सो इवन रशिया अभी इस वक्त सोच रहा होगा। हाँ, कुछ कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज पे मतलब खासकर जो रशिया के बॉर्डर के साथ मिल रही हैं, उनमें से किसी भी, दैट इज वाई से अभी हम टारगेट ढूंढ रहे हैं, लक्ष्य ढूंढ रहे हैं, तो उनमें से कोई हो सकता है कि दे में वो एक हो सकता है हिट करे उनमें से किसी को, ताकि भी तुम जो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे अब तुम डायरेक्ट में आओ, डायरेक्ट सपोर्ट में आ जाओ। वैसे भी तुम हथियार तो उनको दे ही रहे थे, तो अब उनको देने के बजाय डायरेक्ट हम पे हथियार चलाओ ताकि हम भी डायरेक्ट आपके ऊपर आ जाए। सो दैट बेसिकली लड़ाई की गर्मी आपको भी महसूस हो, एंड वो एक एस्केलेशन पॉसिबल है कि रशिया इस वक्त जिस हालत में है वो कर सकता है। दूसरा, आपने बोला कि वो जो गर्मी है, देखिए व्हाट हैपेंस इज हाइपरसोनिक, इट इज समथिंग लाइक कि जैसे री एंट्री करती है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होती हैं, जहां नॉर्मल रॉकेट जो जाते हैं ऊपर, जब वो री एंट्री करते हैं एटमॉस्फेयर में तो फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि कई हजार डिग्री का टेम्परेचर होता है। अभी ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ऑलमोस्ट उसी स्पीड से चल रही है जैसे आदित्य। सो ऑब्वियसली एयर फ्रिक्शन से ही इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि मतलब जिसको 4000 डिग्री के आसपास बोल रहे हैं, ये वही तकरीबन हीट है कि जो एक री एंट्री व्हीकल महसूस करता है। और ऑब्वियसली उसके अंदर इन एडिशन एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी होगा, एंड मिसाइल खुद जो इतनी मतलब लंबी चौड़ी मिसाइल है, जब उसका अपना टेम्परेचर है तो कहीं भी कोई आगे पीछे इन्फ्लेमेबल होगा तो वो आग तो लगाएगी, प्लस जब विस्फोट उसके साथ जुड़ेगा तो तबाही काफी ज्यादा तबाही बड़ी होगी। और उस तबाही से पहले कुछ अटैक की भी खबर आ रही है, आप दोनों रहिए मेरे साथ में। रूस ने सुमी, खार्किव, डोनेस्क में अटैक भी किया है, जो अभी का अपडेट है। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में भी हमले की खबर है। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है। इसमें ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट पर भी रूस ने अटैक किया। ये पहले से कहा जा रहा था कि यूक्रेन में अलग अलग शहरों में तबाही मच सकती है, रूस हमला कर सकता है और इसमें सैन्य ठिकाने भी हो सकते हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा भी इसमें किया गया है। यूक्रेन को लेकर जो सख्त चेतावनी दी गई थी या फिर जो अभी तक की धमकियां थी, वो तो अब असल में होती हुई दिख रही हैं। रूस रह रहकर यूक्रेन को उसके किए का सबक सिखा रहा है, यानी कि अभी जो पिछले दिनों यूक्रेन ने सबसे बड़ी तबाही रूस में मचाई है, यानी कि जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर 400 से ज्यादा ड्रोन से एक साथ ये हमला किया गया है, वो भी अलग अलग शहरों में धमाकों की खबर है, इसे क्या समझे? बड़ी तबाही का एक तरीके से क्या कहीं काउंटडाउन शुरू हो गया है? यूक्रेन अब भयंकर तबाही झेलेगा? यूक्रेन तो अगर आप देखें पिछले 3 साल से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। मैं वहां गया था एक डेलीगेशन में, जब खार्किव में कुछ टैंक्स वगैरह खरीदे जाने थे, तो इतना मारूफ, इतना बढ़िया, इतना कल्चरली एडवांस कंट्री था यूक्रेन, लेकिन आप देखें अभी खंडर में तब्दील हो चुका है। तो रूस यकीनन यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश करेगा, और खासकर उसके जो टारगेट्स पे होंगे जहां से इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है, जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लीडरशिप को वो टारगेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप ये देखिए, इसमें जो जनरल मैलीव हैं, उन्होंने ये प्लान किया था ऑपरेशन स्पाइडरवेयर, और वो बड़े फख्र के साथ कह रहे हैं, और यूक्रेन के लिए बड़े फख्र की बात है कि किस तरह से रशिया को उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो यकीनन देखिए, पुतिन साहब खुद एक बेहतरीन सोल्जर रहे हैं, कमांडो रहे हैं,
तो वो उनके गले से ये चीज उतरने वाली नहीं है आसानी से। तो वो खासकर अब ऐसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और रिटेलिएट करेंगे जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हो, उनका जो वॉर वेजिंग पोटेंशियल है वो खत्म हो, उनका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो कमजोर हो, उनके जो सामरिक संसाधन आ रहे हैं जहां से वो कमजोर हों। तो ये उनका एम रहेगा। आप बता रहे हैं कि ये नुकसान बहुत बड़ा होगा। यूक्रेन जो कि पिछले 3 साल से ज्यादा से तबाही झेल रहा है, लेकिन अब एक साथ 400 ड्रोन से हमला और जिस तरीके से ऑपरेशनिक मिसाइल या फिर परमाणु हमले की धमकी है, इसमें अगला टारगेट सीधे ज़ेलेंस्की होंगे। ब्रिगेडियर जामवाल, अगर नेटो देश लगातार जो अब तक का सपोर्ट चलता रहा है, जिससे यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ है, आगे भी अगर सपोर्ट करेंगे तो यूक्रेन तो टिका रहेगा। क्या व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ गए हैं कि चोट अब कहां करनी चाहिए अगर युद्ध का अंत करना है तो? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जब उन्होंने बोला है कि वो टारगेट का चुनाव कर रहे हैं, अगर टारगेट खाली यूक्रेन होगा तो टारगेट का चुनाव उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ब्रिगेडियर दत्ता ने बताया कि मैंने उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स और ये जितनी फोर्स कंसंट्रेशंस हैं और मतलब बाकी लॉजिस्टिक डंप्स हैं, वो सारे तकरीबन इनको पता है एंड टारगेट प्रोफाइलिंग बड़ी आसानी से हो जाती थी। बट वो भी अभी सोच रहे होंगे कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को हिट करना है तो वीक स्पॉट कहाँ है, किसको हिट करने से एक तो पूरी दुनिया में सही मैसेज जाएगा। अब हो सकता है वो सीधा जर्मनी को हिट करे, मतलब बीच के पोलैंड वगैरह को छोड़ के सीधा जर्मनी को हिट करे, या जो बिल्कुल बॉर्डर की कंट्रीज हैं उनको हिट करें करके। तो ये डिसीजन मेकिंग अभी उनके यहाँ चल रही होगी कि किसको हिट करना है। अगर यूक्रेन के बाहर हमने टारगेट हिट करने हैं, ये दिमाग में चल रहा है। बट जो यूक्रेन ने किया वो एक एक्चुअली काफी बड़ा एक लेसन है इंटेलिजेंस और फोर्स सिनर्जाइजेशन के बीच में। आई थिंक उन्होंने एक नया आयाम पैदा किया है और जिसमें अभी मतलब स्टडी होता रहेगा कि बिकॉज अभी तक क्या था कि जैसे हमारे लिए है कि भी इंटेलिजेंस और फोर्स जिसको हम डिफेंस फोर्सेस बोल ले या दूसरी फोर्सेस बोल ले, ये थोड़े से कंपार्टमेंटलाइज काम करते हैं। इस ऑपरेशन में एक होके काम किया है बिकॉज ये इसमें इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट ज्यादा था, फोर्स का एस्पेक्ट कम था। आई थिंक जो हम मतलब हमारे देश को भी इससे सबक लेनी चाहिए और एक ग्रेटर इंटीग्रेशन इंटेलिजेंस और फोर्स सेटअप के बीच में हम लोगों को भी कर लेनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ हमारे पास भी हम ऐसे कार्रवाई कर सके, इनसे बचा भी जा सके। बिकॉज अभी इन सारे कॉन्फ्लिक्ट में इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा महत्व समझ आ रहा है कि फोर्स टारगेटिंग हो जाती है पर कहाँ टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, टारगेट के बाद कितना नुकसान हुआ। तो वो जो इंटेलिजेंस है वो एक मतलब अभी फोर फ्रंट में आ रही है किसी भी लड़ाई में करके, और यही यूक्रेन ने अभी साबित किया है। आई थिंक देयर आर लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आसान भाषा में आप दोनों ने हमारे व्यूअर्स के लिए इस पूरी लड़ाई को कैसे महाजंग में तब्दील हो रही है बताया।